Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic for today is animal systematics. How the animal taxonomist or animal systematist deal with animal classification or grouping. In this lecture, we will discuss in detail about the grouping and subgrouping and what are the foundations they use for this grouping. मतलब एनिमल के ग्रुप्स बनाना, वो किंगडम है, वो जीनस है, वो स्पीशी है, वो फैमिली है, जनरा है, या जो भी ग्रुप है, फैमिली है, ऑर्डर है, किसी भी रैंक का टेक्सोनोमिक हायरार्की की किसी भी रैंक का ग्रुप बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो ग्रुप किस किस्म के होते हैं और उनको बनाने के लिए कौन से कैरेक्टर्स या क्या चीज़ें वो एज अ बेसिस यूज़ करते हैं, जिनके बेस पे वो इसको ग्रुप कर देते हैं और फिर उस एक मैन ग्रुप में सब ग्रुपिंग कर देते। मतलब एक फैमिली बना दी तो उस एक फैमिली में अंदर 2-3 जनरा वो किस तरह बनाएंगे कि ये अलहदा जनरा, ये 5 स्पीशी अलहदा, ये बाकी 5 स्पीशी अलहदा। तो हाउ द एनिमल सिस्टमेटिस्ट परफॉर्म ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग, इसके लिए वो कौन से बेसिस यूज़ करते हैं, कौन सी फीचर यूज़ करते हैं, मतलब कैरेक्टर क्या है, उसके टाइप्स, फिर उसमें किस किस्म के जो ग्रुप्स ये बना देते हैं, मतलब जीनस बना दिया, क्लास बना दिया, फैमिली कोई एनिमल का बना दिया, तो उसके टाइप्स वो किस किस्म के हो सकते हैं, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। ये 3 टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स इन एनिमल सिस्टमेटिक्स। फिर आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे types of animal systematics, yeah, different approach used by animal systematists of different time or in the same time by different systematists use different approach to group or subgroup the animals or classify the animals. तो start करते हैं. First, in making decision regarding how to group animals, systematists जब animals को group करने का डिसीजन लेते हैं तो टैक्सोनॉमिस्ट उसके लिए कोई बेसिस तलाश करते हैं, किस बेस पे हम ग्रुपिंग करें। ठीक है, तो दे लुक फॉर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट से मुराद फीचर्स या कैरेक्टर्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर्स तलाश करते हैं जो उनको रिलेशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में। मतलब 2 स्पीशीज़ है और हम कहते हैं कि एक जीनस में हम रख रहे हैं, दे आर मेकिंग 1 जीनस, क्योंकि ये रिलेटेड है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से हम इसको इकट्ठा रख रहे हैं। तो इकट्ठा क्यों रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन उसके दरमियान किस तरह साबित करेंगे, तो इसके लिए कैरेक्टर्स चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखते हो, जो उनके एंसेस्टर में भी थे और आजकल इन दोनों स्पीशी में भी है। तो ऐसे कैरेक्टर के बेस पे हम उसको एक ग्रुप में डालते हैं। क्लियर? तो इस वजह से टैक्सोनॉमिस्ट इन मेकिंग डिसीजंस हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, दे find and look for characters that is important for finding the or that show relationship between those two or species or organism or genre। तो कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स तलाश करते हैं और ऐसे कैरेक्टर जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखते हो, जिस तरह कॉर्डेट है, तो कॉर्डेट में हम कहते हैं सब कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होते हैं, तो नोटोकॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है दैट इज एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से सब फाइलम कॉर्डेटा को हमने बनाया है कि फाइलम कॉर्डेटा में वो सारे ऑर्गेनिज्म हम रख रहे हैं, वो सारे एनिमल्स हम रख रहे हैं दैट डू हैव नोटोकॉर्ड। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब यही है कि एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जब ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते तो वो ग्रुपिंग करते किस बेस पे, उसके लिए वो कुछ खास कैरेक्टर तलाश करते हैं, वो कैरेक्टर जो एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस रखते हो, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखते हो, और वो कॉमन हो सब ऑर्गेनिज्म में, या सिमिलरिटीज देखते हैं, वो सिमिलरिटी किस में देखते हैं, कैरेक्टर्स में देखते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को कैरेक्टर कहते हैं और कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो
ये आगे हम डिफाइन कर रहे हैं। एनीथिंग दैट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस एंड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनाटॉमिकल फीचर टू सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन अ डीएनए आरएनए। कैरेक्टर किसे हम कहते हैं? तो कैरेक्टर फिजिकल बज़ाहिर बॉडी में हेयर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, हेयर टाइप है, करली हेयर है, स्ट्रेट सिल्की हेयर्स है, स्किन टोन है, मतलब हबशियों का जो स्किन टोन होता है बहुत ज़्यादा पिगमेंट, या अंग्रेज़ों का जो होता है बहुत ज़्यादा वाइटिश नो पिगमेंट, ये सारे भी कैरेक्टर है। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका जेनेटिक बेस हो, जेनेटिक बेस मीन कि जीन्स पे वो मौजूद हो। लेट्स से स्किन कलर है तो इसके लिए जीन्स हो, जेनेटिक बेसिस हो हमारे बॉडी में। हर वो चीज़ कैरेक्टर कंसिडर होता है जिनके डीएनए पे जीन्स जिनके लिए मौजूद हो, हर उस एनाटॉमिकल फीचर को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ अ जेनेटिक बेस एंड कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज़ जिसका जेनेटिक बेस हो, मतलब जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हो, जो डीएनए पे जीन्स मौजूद हो और उस जीन्स की वजह से वो एनाटॉमिकल वो कैरेक्टर हम में मौजूद होता है। अब ऐसे कैरेक्टर की हम मेजरमेंट कर सकते हो। दूसरा शर्त कैरेक्टर के लिए क्या है कि एक फर्स्ट तो ये शर्त है कि जेनेटिक बेसिस हो उस फीचर का। हमारे स्किन कलर है तो अगर स्किन कलर लेट से बाहर की वजह से कोई जेनेटिक रीजंस नहीं है और बाहर से कोई उसमें बाहर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से यानी इंसान जल गया तो स्किन का एक हाथ बिल्कुल काला हो गया। अब जेनेटिकली ये मॉडिफाई नहीं हुआ, ये सिर्फ बज़ाहिर तो एक फीचर है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टेक्सानॉमिक फीचर नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक बेसिस नहीं रखता, जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसके इस बंदे के इस हाथ के काला होने के लिए रीज़न क्या है? वो बाहर से जल गया है, तो जलना इसके लिए कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है, तो ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि हर वो चीज़ जो जेनेटिक बेसिस, हर वो फीचर हमारे बॉडी में, हर वो एट्रीब्यूट हमारे बॉडी में, वो मैंने आपको बता दी, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हेयर साइज़ हो सकता है, हेयर लेंथ हो सकता है, हेयर टाइप हो सकता है, कर्ली हेयर्स है, हेयर कलर हो सकता है, एयर साइज़ हो सकता है, बॉडी हाइट हो सकता है, एवरीथिंग। तो हर वो चीज़, लेकिन शर्त क्या है कि उसके जेनेटिक बेसिस हो। दूसरा शर्त क्या है कि वो मेजरेबल हो, यानी उसको हम मेजर कर सके, नोट कर सके एनाटॉमिकल फीचर से लेके सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस तक ऑन डीएनए और आरएनए, यानी उसके जेनेटिक बेसिस हो और उसको हम मेजर कर सके। मेजरमेंट क्या है कि बाहर से हमें दिखाई दे, उसके हम कैलकुलेशन कर सके, क्वांटिफाई कर सके, ठीक, क्वालिटी उसकी पता लगा सके, तो हर ऐसी चीज को हम कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनाटॉमिकल फीचर, एनाटॉमी में आपको नजर आए, ठीक है, उससे मेजर कर सके। लेट्स से बोन लेंथ है, मेरे हाथों की बोन लेंथ है या पूरे स्केलेटन की बोन, ये एनाटॉमिकल फीचर है और उसकी मेजरमेंट है। तो हर वो चीज़ जिसके जेनेटिक बेसिस हो और उसको हम मेजर कर सके, एनाटॉमी से एनाटॉमिकल फीचर के फॉर्म में मौजूद हो और उसको हम काउंट कर सके, मेजर कर सके एनाटॉमिकल फीचर के फॉर्म में, और उस एनाटॉमिकल फीचर के पीछे क्या हो, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हो डीएनए पे या आरएनए पे, तो ऐसी चीज को हम कैरेक्टर कह सकते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है कैरेक्टर, एनीथिंग दैट हैज अ जेनेटिक बेस एंड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनाटॉमिकल फीचर टू द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड और आरएनए। ठीक है, हर वो चीज जो एनाटॉमिकल फीचर के फॉर्म में मौजूद हो, यानी हर वो चीज़ जिसका जेनेटिक बेस हो और वो एनाटॉमिकल फीचर से लेके हम उसको मेजर कर सके एनाटॉमिकल फॉर्म में भी, और यानी उसका एनाटॉमिकल फीचर शक्ल भी हो और जेनेटिक के लिए डीएनए पे सीक्वेंस भी मौजूद हो और उसको हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये एनाटॉमिकल फीचर इस फ्ला जीन की वजह से या इस फ्ला सीक्वेंस की वजह से है इस बंदे में। जनरली दो कैरेक्टर टाइप्स है, टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, एक होमोलॉगस कैरेक्टर और एक एनालॉगस कैरेक्टर। ये बार बार आएंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट दिए, आगे भी आएंगे इस लेक्चर में। सो होमोलॉगस कैरेक्टर्स, होमोलॉजी किसे कहते हैं? होमोलॉगस कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स जो एक्चुअली सिमिलैरिटीज होते हैं
और वो 2-3 स्पीशीज में या ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप में भी मौजूद है, दूसरे ग्रुप में भी है, और उसकी वजह एक एंसेस्टर से ओरिजिनेट होने की है, यानी आर कैरेक्टर्स दैट आर रिलेटेड थ्रू कॉमन डिसेंट। कॉमन डिसेंट मीन एक ही एंसेस्टर से डिसेंड हुए हो, ओरिजिनेट हुए, इवॉल्व हुए हो, तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म में चंद कैरेक्टर सिमिलर होते या सिमिलरिटीज पाए जाते या स्ट्रक्चर्स पाए जाते। ऐसे कैरेक्टर जो सेम एंसेस्टर से ओरिजिनेट होने की वजह से 2-3 ऑर्गेनिज्म में, 2-3 स्पीशी में या 2-3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। लेट्स से टेट्रापोड है, टेट्रापोड में क्या क्या आते हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये 4 ग्रुप्स आते हैं बड़े बड़े। तो एम्फीबियन में भी 4 लिम्स, और रेप्टाइल में भी 4 लिम्स, और बर्ड्स में भी 4 लिम्स, और मैमल्स में भी 4 लिम्स। तो ये 4 लिम्स क्यों है? क्योंकि हम कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए। तो ये कैरेक्टर के 4 लिम्स है या 4 पैर होते हैं, हमारे तो हाथ मॉडिफाई होते हैं, लेकिन इसको 4 लिम्स कहते हैं और हाइंड लिम्स कहते हैं नीचे पाँव को। तो ऐसे कैरेक्टर को होमोलॉगस कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, आर कैरेक्टर दैट आर रिलेटेड थ्रू कॉमन डिसेंट, और ये अक्सर उन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर सिमिलर पाए जाते हैं एक स्पीशी में भी और दूसरी में भी, क्योंकि वो दोनों स्पीशी एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए होते हैं, इवॉल्व हुए होते हैं। इस वजह से उनमें ऐसे कैरेक्टर्स को होमोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यानी 2-3-4 ऑर्गेनिज्म में सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लेट्स से विंग्स का मौजूद होना है, तो सारे बर्ड्स में विंग्स मौजूद होना, इट इज ड्यू टू द कॉमन डिसेंट, कि वो एक ही एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं, उनका एंसेस्टर एक था, इस वजह से सब में तकरीबन विंग्स है। तो ये एक होमोलॉगस कैरेक्टर है। इसके अलावा हमारे हाथों में बोन्स की अरेंजमेंट, अंदर ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है। इसी तरतीब से ये बोन्स अरेंजमेंट कैटल्स के, बफेलोस, काउस, हॉर्सेस, इन सब के पाँव में भी मौजूद होते हैं। तो इसी तरतीब से यही बोन मौजूद है उधर, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के लिए तरतीब सेम है। द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ऑल टेट्रापोड आर इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ये होमोलॉगस कैरेक्टर है, होमोलॉगस फीचर्स है, और सिमिलरिटीज कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं। ऐसे फिनोमेना को होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी इज एक्चुअली द रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। 2-3 ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी पाए जाना, किस वजह से? कॉमन एंसेस्टर की वजह, कि वो एक एंसेस्टर की डिसेंडेंट होते हैं, इस वजह से उन सब में वो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं सिमिलर, और इस कैरेक्टर्स को होमोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को होमोलॉजी कहते हैं, इस सिमिलरिटी को होमोलॉजी कहते हैं। ये आगे ये एग्जांपल, वर्टेब्रेट लेग्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलॉगस कैरेक्टर। अब बर्ड्स के विंग को बाजार देके तो बहुत चेंज नजर आ रहा है, और वर्टेब्रेट के लेग्स को हमारे लेग्स देके, हॉर्सेस के लेग्स देके, तो ये बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, डिफरेंट नजर आ रहा है बर्ड्स के विंग्स के कंपैरिजन में। ठीक, तो डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अंदर अगर आप तलाश करेंगे बोन्स की अरेंजमेंट, तो ये सारे क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स है, और इनमें बोन्स की अरेंजमेंट सिमिलर है। बर्ड्स के विंग्स में भी यही ह्यूमरस बोन, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल, ये सब। ठीक, और वर्टेब्रेट के लेग्स में भी, बाकी वर्टेब्रेट के लेग्स में भी यही बोन्स की अरेंजमेंट मौजूद है। तो यानी द बर्ड्स विंग एंड द वर्टेब्रेट लेग्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इस वजह से ये होमोलॉगस कैरेक्टर्स है, और इसके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट सिमिलर है, तो ये होमोलॉगस फीचर्स हम कहते हैं। एनालॉगस कैरेक्टर्स इसके अपोजिट है, वो रिजेम्बलेंस, वो सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से आकर हो, द रिजेम्बलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम एनिमल अडॉप्टिंग अंडर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर, द लेटर प्रोसेस इज समटाइम कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस कैरेक्टर किसे कहते हैं या एनालॉजी किसे कहते हैं? इट इज अपोजिट ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर। Those characters are those similar characters
between two organisms or between animals that result from animals adapting under similar evolutionary pressure. यानी दो ऑर्गेनिज्म थे, दो डिफरेंट स्पीशी थे और वो या दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स थे, बिल्कुल एक जगह पे रह रहे थे और वो सेम प्रॉब्लम को सामना कर रहे थे। मतलब पानी की कमी थी, एक आइलैंड पे वो रह रहे थे और दोनों के लिए फूड की कमी आ गई या पानी की कमी आ गई या जो भी मसला आया, लेकिन दोनों को सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर का सामना करना। एवोल्यूशनरी प्रेशर किसे कहते हैं? यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड स्कैरसिटी या कोई भी टेम्परेचर ड्रॉप या टेम्परेचर राइज या कोई और कैटास्ट्रफी, ये सब एवोल्यूशनरी प्रेशर है। यानी जो एक एनिमल रह रहा है और अचानक खिलाफ तवक्को टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ उस एनवायरनमेंट का, तो ये और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये टेम्परेचर ड्रॉप रहा, मतलब बहुत लो रहा, तो जो एनिमल वहाँ पे रह रहे थे आमतौर पे वो उस टेम्परेचर के लिए अडाप्टेबल नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता अब या तो वो अडाप्ट करेंगे, ये इनके लिए एक मसला आ गया। एवोल्यूशनरी प्रेशर इसी को कहते हैं, ठीक है, कि एक एनिमल को मुसलसल अपने एनवायरनमेंट में कोई चैलेंज पेश आना, इसको हम एवोल्यूशनरी प्रेशर कहते हैं। तो अगर दो तीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी एक मैमल है, दूसरा बर्ड है, तीसरा रेप्टाइल है, तीनों को एक एनवायरनमेंट में सेम प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हुआ? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और मुसलसल 1 2 3 5 6 साल के लिए टेम्परेचर ड्रॉप रहा। अब ये सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर का सामना कर रहा है। बर्ड्स भी, उनको भी मसला है लो टेम्परेचर को हैंडल करना, एनिमल के लिए भी एक मसला है कि लो टेम्परेचर को बर्दाश्त करना, और रेप्टाइल्स के लिए या किसी और एनिमल के लिए भी। अब तीनों इवॉल्व करेंगे, तीनों एवोल्यूशन किस तरह करेंगे कि वो ऐसी इवॉल्व करे कि वो हैंडल कर सके अपने बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को। मतलब बर्ड्स है और मैमल है, तो बर्ड्स ने फीदर डेवलप किए, लेट्स है, वो अपने बॉडी के थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए वो उन्होंने फीदर्स डेवलप किए, ठीक है। और दूसरे साइड पे मैमल्स ने हेयर्स वगैरह और स्किन के नीचे फैट्स वगैरह स्टोर करने के एडाप्टेशन या मॉडिफिकेशन लाई अपने बॉडी में। तो सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर को पेश आना, इसके लिए सेम एडाप्टेशन डेवलप होते हैं, सिमिलर एडाप्टेशन डेवलप होते हैं, सिमिलर फीचर डेवलप होते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। यानी व्हेन टू डिफरेंट एनिमल्स faces the same evolutionary pressure, they develop similar modification in their body। हालांकि उनके एंसेस्टर अलग-अलग है, लेकिन क्योंकि उनका मसला सेम है, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे, उन दोनों का मसला सेम है, सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर का सामना कर रहे, उसके लिए वो सेम ही मॉडिफिकेशन और अडाप्टेशन डेवलप कर देते हैं। तो ये जो इन्होंने अडाप्टेशंस की इस प्रॉब्लम के सामना करने के लिए, तो ये फीचर सिमिलर होंगे इन दोनों में। तो उसकी वजह ये नहीं होती कि सेम एंसेस्टर से डिराइव्ड है इस वजह से इनमें सिमिलर कर, बल्कि सिमिलर एंसेस्टर की वजह से वो सिमिलरिटी नहीं होती। वो एक्चुअली तो हमें पता है एक बर्ड एक मैमल है, रिसेंट एंसेस्टर उन दोनों का अलग-अलग है, लेकिन दोनों में थर्मोरेगुलेशन, वार्म ब्लडेड है और होमोस्टेसिस की एबिलिटी है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो ये एबिलिटी सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर का सामना करने के लिए इन्होंने अपने आप में एक एडाप्टेशन डेवलप की है। यानी सेम प्रॉब्लम था, सेम सॉल्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया और बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब ये हम नहीं कहते कि बर्ड्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड है, उसकी वजह यह है कि इनका रीसेंट एंसेस्टर एक है, दे डोंट हैव कॉमन रीसेंट एंसेस्टर, याद रखिए। लेकिन दोनों वार्म ब्लडेड है, तो आप कह सकते हैं ये वार्म ब्लडेडनेस ये एक एनालॉगस फीचर हो सकता है। ये मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये एनालॉगस फीचर, लेकिन हर वो सिमिलरिटी दो ऑर्गेनिज्म में जो एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होने की वजह से नहीं होती, बल्कि सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर को एक्सपोज होने की वजह से होती है।
क्योंकि उसी सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर के लिए दोनों सेम किस्म के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, और इसी वजह से सेम किस्म की फीचर्स उनके बॉडी में आ जाते हैं फॉर ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या एक्सपोजिंग टू सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर। तो इसको एनालॉगस सिमिलैरिटीज कहते हैं, या एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सिमिलर होते हैं दो ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू facing same evolutionary pressure, not due to similar ancestor. Were resemblances that result from animal adapting under similar evolutionary pressure, not due to the similar ancestor. The latter process, इस process को यानी adapting animals adapting under similar evolution, दो different animals है और बिल्कुल अलग-अलग ग्रुप्स है, फैमिलीज है के है, और वो एक सेम प्रॉब्लम के लिए सेम सोल्यूशन अपने बॉडी में इवॉल्व करते हैं, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर दोनों में आ जाते हैं। कुछ वक्त बाद पता लग जाएगा कि ये तो सिमिलर फीचर है। लेट्स एग्जांपल ले, इंसेक्ट्स में भी विंग्स है और बर्ड्स में भी विंग्स है, तो विंग्स एक सिमिलरिटी है लेकिन ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है। इससे हम ये नहीं कह सकते दोनों में विंग्स है तो बस ये क्या है, सिमिलर एंसेस्टर से डिराइव्ड। ये विंग्स मौजूद होना इंसेक्ट में और बर्ड्स में ये डिफरेंट एंसेस्टर से है एक्चुअली, लेकिन सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर को एक्सपोज, यानी एक को भी फ्लाइट की जरूरत पड़ी दूसरी को भी फ्लाइट, तो उन्होंने विंग्स डेवलप की। इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आमतौर पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है जो एक एंसेस्टर से 2 और 3 और इस तरह 4 स्पीशी ओरिजिनेट होते जाते हैं। इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में दूर के एनिमल जो बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड होते हैं एक दूसरे, इंसेक्ट्स और बर्ड्स का देखें तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, विंग्स का मौजूद होना। इंसेक्ट्स में भी विंग्स है और बर्ड्स में भी विंग्स है, तो अब ये बहुत दूर दूर के अनरिलेटेड ग्रुप्स है एक दूसरे से, लेकिन दे डू हैव दिस सिमिलर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इस कैरेक्टर्स को एनालॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं जो सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर का सामना करने की वजह से अडॉप्ट हुए हो, पैदा हुए हो, और ऐसे फिनोमेना को एनालॉजी कहते हैं और इसको हम अक्सर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का प्रोडक्ट कहते हैं, यानी एनालॉगस कैरेक्टर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको अक्सर होमोप्लेसी भी कहते हैं। होमोप्लेसी इज अ टर्म अप्लाइड टू एनालॉगस रिसेम्बलेंसेस। एनालॉगस कैरेक्टर्स को, एनालॉगस सिमिलरिटीज को होमोप्लेसीज भी कहते हैं। एग्जांपल इज द सिमिलरिटी बिटवीन विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट इज अ होमोप्लेसी। मैंने बता दिया, ठीक है। होमोप्लेसी इंसेक्ट किधर है, वो इनवर्टेब्रेट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम। बर्ड्स इधर कार्डेटा में है और कार्डेटा में अलग क्लास है, क्लास एविस, तो इनके एंसेस्टर बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इसमें ये सिमिलर फीचर है, तो इस सिमिलर फीचर को, ऐसे सिमिलरिटीज को हम एनालॉगस फीचर्स कहते हैं या एनालॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं या एनालॉगस सिमिलरिटीज कहते हैं, और इस फिनोमेना को एनालॉजी कहते हैं। होमोप्लेसी इज अ टर्म अप्लाइड टू एनालॉगस रिसेम्बलेंसेस। एग्जांपल्स आर द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, दोनों में विंग्स है, ठीक है। होमोलॉजीज आर यूजफुल इन क्लासिफाइंग एनिमल, होमोप्लेसीज आर नॉट। होमोलॉजीज जो है ये बहुत अहम होते हैं, यानी अब मैंने बताया ना कि जो सिमिलरिटी एक एंसेस्टर की वजह से ना हो तो वो हम क्लासिफिकेशन में यूज ही नहीं कर सकते, दे आर यूजलेस। वी कैन नॉट यूज एनालॉगस फीचर्स, एनालॉगस कैरेक्टर्स, ठीक, कि ये दो लेट से अब विंग्स बर्ड्स में भी और इंसेक्ट में भी है, तो अगर इसको हम देखेंगे तो बस इसको ग्रुप करो कि ये रिलेटेड है, एक एंसेस्टर से डिराइव्ड है क्योंकि दोनों में विंग्स है, तो ये बात सर बिल्कुल 100% गलत होगी, क्योंकि बर्ड्स के इधर है और इंसेक्ट के इधर है, वो बहुत दूर के अनरिलेटेड ग्रुप्स है, ठीक। तो इस वजह से टैक्सोनॉमिस्ट के लिए होमोलॉगस कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो होमोलॉगस कैरेक्टर्स के बेस पे, क्योंकि होमोलॉगस कैरेक्टर मीन सिमिलर एंसेस्टर। जितने ज्यादा होमोलॉगस कैरेक्टर्स पाए जाएंगे दो डिफरेंट स्पीशी में, उतना ही ज्यादा वो क्लोजली रिलेटेड फाइंड होंगे, यानी पता चलेगा, और जितने कम होमोलॉगस फीचर्स और वो मिलेंगे तो वो ज्यादा से वो कम से कम रिलेटेड कंसिडर होंगे, ठीक है। तो यानी the number of homologous characters, or if the number of homologous characters found between two group of animal are high, so we can say they are closely related groups। और अगर दो ग्रुप्स है एनिमल के और हमें कम से कम homologous characters मिलते हैं तो हम इस कंपेयर टू द फर्स्ट वन कि एक में लेट से 3 ग्रुप्स है, ए बी सी, 3 एनिमल ग्रुप्स है, ए बी में आपस में 15 होमोलॉगस कैरेक्टर्स है यानी सिमिलरिटीज है, और बी और सी में 5 है, तो
इससे पता चलेगा कि ए बी आर मोर क्लोजली रिलेटेड, मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है और सी थोड़ा दूर का रिलेटिव है इन दोनों का। क्लियर? The presence of one or more homologous character in two animals indicates some degree of relatedness between the animals. They had a common ancestor at some point in their evolutionary history. Taxon कैसे कहते हैं? ये मैंने बता दिया कि एक या दो homologous character का मौजूद होना दो animals में, it indicates relatedness between those animals. और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि they had a common ancestor at some point in their evolutionary history. अगर कोई भी homologous character नहीं है तो it means कि they are unrelated totally. टैक्सान कैसे कहते हैं? टैक्सान जनरली कोई भी एनिमल ग्रुप जो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं। टैक्सान इज एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैज सर्टेन सिमिलर कैरेक्टर एंड इज गिवन अ फॉर्मल टैक्सोनॉमिक नेम। इसको हम टैक्सान कहते हैं। लेट्स से होमो सैपियन, तो ये एक टैक्सान हुआ। किंग क्लास एनिमिलिया, ये एक टैक्सान हुआ। ठीक है, इस तरह क्लास रिप्टिलिया, ये एक टैक्सान हुआ। ऑर्डर प्राइमेटा, ये एक टैक्सान हुआ। तो ये टैक्सान किसी भी ग्रुप, उसको एक नाम देते हैं। हर वो ग्रुप ऑफ एनिमल जिनमें हमने चंद एनिमल्स इकट्ठे करके ग्रुप बनाया हो और उसमें कुछ सिमिलरिटीज उन एनिमल्स में मौजूद हो आपस में, इस वजह से उसको हमने ग्रुप किया। हर ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल को हम जनरली टैक्सान कहते हैं। ठीक है, प्लूरल इसका टैक्सा है, सिंगुलर टैक्सान है। टैक्सान इज एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैज सर्टेन सिमिलर कैरेक्टर एंड इज गिवन अ फॉर्मल टैक्सोनॉमिक नेम। क्लैड कैसे कहते हैं? क्लैड इज अ मॉडर्न वर्ड। ठीक है, क्लैडस से निकला है और ब्रांच कहते हैं। लिटरल मीनिंग इसका CLADUS, लिटरली ये ओरिजिनेट हुए वहां से क्लैडस, CLADUS, जिसका मतलब है ब्रांच, शाख। A clade is a group of species that include an ancestral species and its descendant. ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट डिफिनीशन, यहाँ पे टैक्सान और क्लैड में फिर फर्क भी है। A clade is a group of species that, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें ये वो ग्रुप ऑफ स्पीशी जिसके अंदर उसका एंसेस्टर भी मौजूद हो। उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, उस ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एंसेस्ट्रल, उसको हम क्लैड कहते हैं। क्लैड इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशी दैट इंक्लूड एन एंसेस्ट्रल स्पीशी एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट, कि उसका एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट, यानी एक एंसेस्टर एक ग्रुप में हमने डाल दिया और उसके सारे डिसेंडेंट डाल दिए और कहा कि ये फ्ला जीनस हुआ, तो इस जीनस को हम फिर एक क्लैड कह सकते हैं जनरली। ठीक है, आगे हम फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। टैक्सान एनी ग्रुप, लेट्स से नाइट एक्टिव एनिमल्स है तो ये एक टैक्सान हुआ, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये क्लैड नहीं होता। तो क्लैड और टैक्सान में ये फर्क है। टैक्सान में जरूरी नहीं है कि उसका एंसेस्टर मौजूद हो। जिनका हमने ग्रुप्स बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एंसेस्टर उनमें मौजूद हो। टैक्सान ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसका एंसेस्टर मौजूद हो, लेकिन क्लैड में हर उस ग्रुप ऑफ एनिमल को हम क्लैड कह सकते हैं जिसमें एक एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट इंक्लूडेड हो। हर टैक्सान क्लैड नहीं होता, हर टैक्सान क्लैड नहीं होता, लेकिन एवरी क्लैड कैन बी कॉल्ड एज अ टैक्सान। ये इस तरह आप कह सकते हैं। क्लैड इज स्पेसिफिक टर्म, टैक्सान इज जनरल टर्म। हर क्लैड टैक्सान नहीं हो, हर टैक्सान क्लैड नहीं हो सकता, लेकिन हर क्लैड टैक्सान हो सकता है। यानी क्लैड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टैक्सान, ठीक, जिसमें एंसेस्टर उसके सारे डिसेंडेंट मौजूद हो। ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशी को हम क्लैड कहते हैं। नॉट ऑल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉट ऑल टैक्सा क्वालिफाई एज क्लैड। हर टैक्सान को हम क्लैड नहीं कह सकते। तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि लेट्स से एक ग्रुप हमने बनाया एनिमल का और उसमें हमें एंसेस्टर उसका हमने नहीं डाला, सिर्फ जन कैरेक्टर्स के बेस पे ग्रुप बनाया, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल को हम टैक्सान तो कह सकते लेकिन क्लैड नहीं कह सकते। लेकिन अगर 10-15 साल बाद हमने उनका इसका एंसेस्टर भी पता लगाया और उसके बाकी डिसेंडेंट और सबको इकट्ठा कर दिया और एक ग्रुप में डाल दिया, तो इसको हम फिर क्लैड कह सकते हैं ऐसे टैक्सान को।